नाजरीन आदाब, मैं हूँ रेखा और आज मैं हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम मंजर पस मंजर। इस प्रोग्राम के हवाले से हम आपको दिल्ली और उसके अतराफ में होने वाली अदबी, सकाफती और तहजीबी सरगर्मियों से रोशनास कराते हैं, जिन सरगर्मियों के बाबत आप जानना चाहते हैं या फिर जिन लम्हात को आप फिर से जीना चाहते हैं। आज इस कड़ी में हम हाजिर हैं लेकर दिल्ली कॉलेज, जो तारीख के औराक पे सुनहरे हर्फ से मौजूद है और जिसे आज हम जाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से जानते हैं, उसके सालाना तकरीब की एक रिपोर्ट। पेंटिंग, तस्वीर, ये वो सिंफ है जो सिर्फ रंगों के जरिए बहुत कुछ कह देती है। ऐसी ही आर्ट गैलरी की एक रिपोर्ट। और आखिर में चलते चलते हम उर्दू दुनिया के नामवर अदीब और नक्काद जनाब जमील जालबी को भी उनकी वफात पर डीडी उर्दू के जानिब से खिराज अकीदत पेश करेंगे। तो आइए नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं और आपको ले चलते हैं ज़कात फाउंडेशन की तकरीब में, जहां यूपीएससी के कामयाब लोगों की हौसला अफजाई की जा रही है। ज़कात फाउंडेशन एक ऐसी तंजीम है जो मुल्क भर के अक़लियती तालिब इल्मों के लिए राह हमवार करती है कि वो अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करे। इस तंजीम का मौक़िफ़ रहा है कि वो अपने अक़लियती तालिब इल्मों की बेहतर रहनुमाई करे और मुल्क के बावकार ओहदों पर उनको फ़ायज़ करे, और वो इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। गुज़श्ता दिनों यूपीएससी के इम्तहान के नताइज आए, जिनमें इस तंजीम से वाबस्ता बहुत से तालिब इल्मों ने कामयाबी हासिल की। जब हमने इस तंजीम के रूह रवां यानी चेयरमैन से बात की तो उन्होंने बताया, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्र आदम है, ज़मीर कुन फ़क़ा है ज़िंदगी। जो ज़मीर कुन फ़क़ा है वो है पावर ऑफ क्रिएशन, पैदा करने की ताकत अल्लाह ताला की। लेकिन हर इंसान को भी अपने अंदर अल्लाह की सिफ़ात को अपने अंदर इम्बाइब करने की कोशिश करते रहना चाहिए। सचर कमेटी ने बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो बाकी सब के मुकाबले में हर मैदान में पीछे है, तो ये था कि भाई खुद ही करो। तो इसलिए हमने एम्पावरमेंट बाख्तियार बनाने के लिए मिल्लत को ये कोशिश की दो तरह की। एक तो ये हुआ कि जो पार्लियामेंट में और असेंबली में सीटें कम हैं, उसमें भी कुछ खराबी सचर कमेटी ने बताई थी कि ये दिक्कत है, चूँकि जो शेड्यूल कास्ट के लिए सीटें रिज़र्व की जाती हैं वो लॉ के हिसाब से नहीं, उसको ठीक करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये हुआ कि सिविल सर्विस में भी बच्चे बहुत कम बैठते हैं, इसी वजह से बहुत कम आते हैं। तो बड़ी तादाद में बच्चों को, काबिल तरीन बच्चों को सेलेक्ट करके और उन्हें दिल्ली ला करके अपने हॉस्टल में रख करके और बेहतरीन कोचिंग वगैरह करवा करके ये इंतज़ामात हमने शुरू करवा दिए। पिछले 2009 से लेकर के हमारे सक्सेस रेट शुरू हो गई थी और अब तक 121 बच्चे सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर चुके हैं। तो हर साल जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनके लिए एक तहनीती प्रोग्राम होता है, एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम, वही आज यहाँ हो रहा है, जिसमें कि सब पूरे हिंदुस्तान से बच्चे, हमारे कामयाब बच्चे आए हुए हैं। उनके बाद दीगर अहलकारों ने भी अपने तासुरात बयान किए। I am Father Samuel and I am a priest in the Church of South India, and I work as a General Secretary for Interfaith Coalition for Peace, which is in collaboration with the Zakat Foundation of India. We support these civil services aspirants, and those students who are really working hard, and they have put their best effort to see that our community comes forward in serving the nation. So it is not only just critiquing the governance, but then being part of the governance. So for that we are trying to equip many more young people finding throughout the country. मेरा नाम डॉक्टर दीपाली भनोत है और मैं ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई हूँ, काफ़ी सालों से। और ये जो एक काम हो रहा है यहाँ पर बच्चों को आईएएस के लिए तैयार करना, उसके लिए हम लोग पहले इनके टेस्ट लेते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग इसके बारे में बताया जाता है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं कि जो ये करना तो चाहते हैं पर उनके पास या तो गाइडेंस नहीं होती है, और इसलिए पहले हम लोग जो चुनते हैं पहले एक टेस्ट ले लेते हैं ताकि हम गेज करते हैं कि ये बच्चे कितना कर पाते हैं, और फिर उनको यहाँ पर लाकर उनको हॉस्टल में रखना, उनको गाइडेंस देना। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि वो एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, तो ज़कात फाउंडेशन और इंटरफेथ कोलिशन फॉर पीस मिलकर हम उन्हें एक नेशनल इंटीग्रेशन, अलग अलग धर्म के लोगों को साथ मिलकर किस प्रकार से काम करना चाहिए, ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग उनको मिलती है।
यहाँ की एक चीज ने सबको मुतासिर किया कि इस तंजीम में हिंदू, मुसलमान, ईसाई और दीगर मज़ाहिब के लोग न सिर्फ मौजूद थे बल्कि वो इस तंजीम के बानियों में से थे। सही कहा है कि हमारा हिंदुस्तान कसरत में वहदत रखता है और उसकी मिसाल यहाँ हमें देखने को मिली। जब हमने कामयाब तालिबे इल्मों से बात की तो उन्होंने कहा, मेरा ताल्लुकात बहुत छोटे से शहर से है, मोतिहारी से है। मैंने अपने कॉलेज वहीं से की है, पंडित उगम पांडे कॉलेज से। और उस दौरान मुझे मेरे फादर ने इंट्रोड्यूस कराया कि एक सिविल सर्विसेज नाम की भी कोई चीज़ है। उसके पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था इस बारे में। मैं बस ये सोचती थी कि एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करूं और उसके बाद वैसे तो सोशल सर्विस मेरा पहले से ही एम था, लेकिन मैं ये सोचती थी कि आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग मैं अपना कुछ पर्सनल कंट्रीब्यूशन कर सकूंगी। लेकिन जब मेरे फादर ने मुझे इससे इंट्रोड्यूस करा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस फील्ड में आपका गोल ही यही है, सोशल सर्विस करना। तब मैंने उस दौरान प्रिपरेशन शुरू की। मैंने ये जाना कि क्या करना है मुझे। मैंने अपने भाई से हेल्प ली और फ्रेंड से हेल्प ली कि मुझे करना क्या है। फिर मैंने बेसिक NCERT शुरू कर दिए पढ़ना और ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट रहा था ग्रेजुएशन के दौरान, तो मैंने ऑप्शनल भी वही रखा। फिर 2016 में मैं जामिया मिलिया इस्लामिया आई RCA, वहाँ पे बहुत बच्चे क्वालिफाई करते थे, तो मुझे एक हिम्मत मिली कि UPSC इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग दैट कैन नॉट बी अचीव्ड। जब मैंने उन बच्चों को देखा तो मुझे लगा कि सच में किया जा सकता है। मुझे ये कामयाबी 4th अटेम्प्ट में हासिल हुई है। यंगस्टर्स के लिए मैं ये एडवाइस दूंगा कि जब भी आप UPSC सिविल सर्विसेज के लिए आप अप्रोच करोगे या कोशिश करोगे तो सबसे पहली कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आपको बेसिक क्वालिटीज़ रखनी होगी। सबसे पहला है डिसिप्लिन, डेडिकेशन और हार्ड वर्क। आपको डबल माइंडेड नहीं होना होगा। आपको एक माइंड के साथ सिंगल माइंडेडली आपको सिर्फ इसी एम को ध्यान में रखते हुए अप्रोच करना होगा। और सेकेंडली आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत होगी इसमें, क्योंकि पेशेंस इसमें कई बार ऐसा होता है कि आप सक्सेसफुल नहीं होते हो तो, लेकिन आप हार नहीं मान सकते। आपको बार बार अप्रोच करके कामयाबी इसमें हासिल होती है। आई एम अ ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT Calicut, and my message to all the youngsters is that don't be afraid to take that single steps towards your journey, that first step towards your dream, and whatever you want to become, if you put your heart into it, you can eventually succeed. मैंने अपनी इनिशियल एजुकेशन एक उर्दू स्कूल से स्टार्ट की थी, प्राइमरी स्कूल से, एंड देन मैंने मेरी सारी एजुकेशन वहीं से हुई है, धनबाद से ही कंप्लीट की है मैंने। अभी के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ी मुश्किल होती है कभी कभी इस प्रिपरेशन में। कभी कभी आपका एक फेज़ होता है जब आपको बहुत कंटिन्यूस फेलियर्स भी झेलने पड़ते हैं, बट एक बार जब आपको सक्सेस मिलती है फिर वो फेलियर्स आप भूल जाते हो। और ये एग्ज़ाम का स्टेचर इतना बड़ा है कि एक बार आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी रिकॉग्निशन बहुत बढ़ जाती है। उसकी वजह से जितनी मेहनत आपने की होती है ना, उसको एक सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिलता है। और एक सक्सेस ये सिर्फ आपके लिए नहीं होती है, ये आपकी पूरी सोसाइटी को इंस्पायर करती है, पूरी कम्युनिटी को इंस्पायर करती है और मोटिवेट करती है इसके लिए आगे आने के लिए। तो ये एक ऐसी सर्विस है जिसको मुझे लगता है हर किसी को ट्राई करना चाहिए, हर किसी को एक ना एक बार इस सर्विस के लिए कोशिश करनी चाहिए। मैं जो है ना 2014 से UPSC सिविल सर्विस के लिए तैयारी चालू किया और उसके बाद फिर एक बार मेंस लिख चुका हूँ, फिर इस बार है ना कामयाब हुआ हूँ। देखिए इस पूरी जर्नी के दौरान है ना बहुत ज़रूरी ये है कि मोटिवेशन हो आदमी को, और दूसरी चीज़ ये सही से गाइडेंस हो और फोकस तैयारी की ज़रूरत है। अगर कोई चाह रहा है कि है ना वो UPSC क्रैक करें, UPSC पास करें, उसको चाहिए कि सही से गाइडेंस लें पहले। कि होता ये है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने की वजह से, जैसे शुरू में हम लोग के साथ भी हुआ है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। जब शुरू किए कि लोग मिलते गए, उसके बाद गाइडेंस मिलते गया, तो इससे क्या हुआ कि आसान हो गया। घर पे मॉम डैड दोनों भी सीखे पढ़े नहीं हैं, बट उनका एक पहले से एम था कि बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे और अच्छी जगह पे जॉब करवाएंगे। और मैं बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं खुद 12th में एक सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ था, बट उसके बाद में मैंने पीछे नहीं देखा, अपना एम फिक्स कर लिया कि मुझे UPSC करना है। तो अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया अच्छे मार्क्स से, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया और देन UPSC के प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया। सोचा था कि एडमिनिस्ट्रेशन में एक लीडरशिप क्वालिटी थी, क्योंकि मैं अपने कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन में था, स्टूडेंट लीडर था, तो एक लीडरशिप क्वालिटी थी। तो सोचा कि एजुकेशन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकते हैं उसी क्वालिटी को यूज़ करके। तो मैंने UPSC का रास्ता अपनाया। 4 सक्सेसिव फेलियर हुए हैं, बट उसके साथ में मैं 5वें अटेम्प्ट में मिला है, तो इंशाल्लाह मुझे डायरेक्टली ISC मिलेगा।
वाज़ह है कि इस तंजीम से वाबस्ता 3 तालिब इल्मों ने उर्दू को मसावी मजमून रखकर यूपीएससी में कामयाबी हासिल की है। तो देखा आपने, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो कामयाब जरूर होते हैं। और अब रुख करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज में, जिसे कभी दिल्ली कॉलेज के नाम से जाना जाता था। आइए आपको सैर कराते हैं इसी कॉलेज की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज शबीना का दिल्ली के तारीख में बहुत अहम मकाम रहा है। गुज़श्ता दिनों इस कॉलेज में सालाना तकरीब का इनेकाद हुआ। इस मौके पर जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद एहतशाम हसनैन ने कहा, आज के नौजवानों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज मुल्क में नौजवानों की आबादी बहुत है और यही नौजवान तबका मुल्क को नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी अवाम का जहन दुनिया के दूसरे लोगों से कहीं बेहतर है, क्योंकि वो मुश्किलों से जूझना जानते हैं और वो बहुत कम वसाइल में अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं। हिंदुस्तान के साइंसदानों की कद्र आलमी दुनिया करती है। हमारे साइंसदान पूरी दुनिया में अपनी अक्ल की मिसाल आप हैं। इसी तरह उन्होंने टेक्नोलॉजी वगैरह पर भी भरपूर रोशनी डाली। जब हमने कॉलेज के प्रिंसिपल और असातिज़ा से बात की तो उन्होंने कहा, जाकिर हुसैन कॉलेज 310 साल पुराना कॉलेज है। दिल्ली की हिस्ट्री में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। दिल्ली में कोई कॉलेज नहीं होता था, हालांकि इसके नाम लगातार बदलते रहे हैं। कभी दिल्ली कॉलेज था, कभी एंग्लो अरबी कॉलेज था, कभी ओरिएंटल कॉलेज था। 1975 में दिल्ली कॉलेज से जाकिर हुसैन कॉलेज बना। 2012 में ये इसका नाम फिर बदल करके जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज बन गया। आज जो मौजूदा जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज है, ये आज से कई सदी पहले मदरसा गाज़ीउद्दीन के नाम से जाना जाता था। कुछ ही तलबा को जमा करके एक मदरसे के तौर पर इसको शुरू किया गया था। और जैसे कि कोई बड़ा सा मज़ार होता है, मज़ार के पास एक मदरसा होता है जहाँ बच्चों को तालीम दी जाती है, बिल्कुल ऐसे ही ये शुरू हुआ था। और ज़माने के सर्दो गर्म देखते देखते ये उसके बाद एक कॉलेज स्कूल की शक्ल में पनपा और उसके बाद कॉलेज बना और कॉलेज के बाद ये आज जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यदि हम इस कॉलेज की सिचुएशन के बारे में और एक अलग कल्चर के बारे में बात करें तो इस कॉलेज को पिछले 15 सालों में काफ़ी मैंने बदलते हुए देखा है। यदि स्पेशली मैं गर्ल्स की प्रेजेंस को लेके बात करूँ, इस एरिया में जो दिल्ली 6 की गर्ल्स है काफ़ी एडमिशन लेती रही है और उसको नंबर बढ़ाने के लिए हमने स्पेशल स्कीम 2012 में स्टार्ट की थी। उनको एडमिशन में रिलैक्सेशन देने की स्टार्ट किया था, जो पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिया जाता है, जो इवनिंग में पहले नहीं दिया जाता था। तो उससे हम देखते हैं कि अब काफ़ी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट का नंबर काफ़ी बढ़ गया हमारे कॉलेज में। हर क्लास में रेशियो 30-40% तक हो गया है, जो पहले 5 और 10% था। तो एक अच्छा लगता है कि अब कॉलेज का माहौल भी उससे काफ़ी बदला है। हमने वहाँ के तालिब इल्मों से भी बात की। मैं फरीदाबाद से आता हूँ और इवनिंग कॉलेज होने जब मैं एडमिशन ले रहा था तब मुझे घर वालों ने बोला था कि इवनिंग कॉलेज है और थोड़ा लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, और थोड़ा मुस्लिम कॉलेज है आसपास का, वो भी एरिया है, कैसे सर्वाइव करोगे। बट तो ऐसा लगे, जब कॉलेज में आया एडमिशन लिया तो एडमिशन हेल्प डेस्क पे ही मेरे ऐसे सीनियर मिले जो मुस्लिम थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और उसी ईयर मैंने इलेक्शन भी इलेक्ट किया और मैं यहाँ जीता था इलेक्शन, यूनियन मेंबर था लास्ट ईयर। फिर मैंने इन्वायरमेंटल सोसाइटी ज्वाइन की, एनएसएस में भी मेंबर हूँ। मैं ऑब्वियसली इवनिंग शिफ्ट में हूँ एंड मैं गाज़ियाबाद से डेली अप डाउन करती हूँ एंड वो इसीलिए करती हूँ क्योंकि कॉलेज का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। रेगुलर बेसिस पे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं और जो एटमॉस्फेयर मेरे स्कूल में था और जो अब एटमॉस्फेयर है यहाँ कॉलेज का, मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, फ्रैंक हैं। इवन हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो हमेशा होते हैं कि आप आओ, क्लास में ही नहीं, एक्स्ट्रा भी अगर आपको हमसे कुछ पूछना है आप आओ। हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। इवन करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत होती है। आज भी एनुअल डे फेस्ट हो रहा है हमारा, प्लेसमेंट सेल्स, कंपनीज़ वगैरह को बुलाते हैं ताकि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सके कि हम लोग आगे अपने करियर में अच्छा कर सकें। तो देखा आपने इस कॉलेज से कैसी कैसी हस्तियां वाबस्ता रही हैं। आइए अब रुख करते हैं तस्वीरों का। जी हाँ, मेरी मुराद आर्ट गैलरी से है। दिल्ली में गुज़श्ता दिनों कई जगहों पर आर्ट गैलरी का एहतमाम हुआ। आइए दिखाते हैं आपको इसकी एक रिपोर्ट। पेंटिंग की रवायत हिंदुस्तान में बहुत कदीम है। मुग़ल दौरे हुकूमत को हिंदुस्तान की तारीख़ का सुनहरा दौर कहा जाता है।
इस सुनहरी दौर की निशानियां आज तक महलात, बागात, किला, दरवाजे और बारादरियों की शक्ल में मौजूद हैं, जो अज़मत रफ्ता और क़िस्सा पारीना की याद दिलाती हैं। मुग़लिया दौर की मुसव्वरी, मौसीकी, इल्म अदब, शेर व शायरी, फ़न तामीर और इंतज़ाम सल्तनत हिंदुस्तानी हुकूमत को दुनिया की दूसरी अजीम सल्तनतों से मुमताज़ कर दिया था। मुख्तलिफ मुग़ल शहनशाहों के दौर में मुख्तलिफ फ़नून ने तरक्की की। सबसे पहले 1549 में 2 ईरानी मुसव्विरों को दास्तान अमीर हमज़ा को तस्वीरी शक्ल में पेश करने को कहा गया। उन्होंने ये काम तकरीबन 1400 कपड़े पर बनी हुई बड़ी पेंटिंग के साथ मुकम्मल किया। इस तरह हिंदुस्तान में मुसव्विरी की एक बाकायदा रिवायत का आगाज़ हुआ और उस वक्त से आज तक इन तमाम फ़नून में फ़नकारों ने नुमाया किरदार निभाया है और निभाते आ रहे हैं। गुज़श्ता दिनों ऐसे ही एक आर्ट गैलरी में हम गए और वहाँ हमने जब फ़नकारों से बात की तो उन्होंने कहा, इंडियन आर्ट की एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा है जिसमें हमने शुरू से लेकर आज तक की जितने भी हमारे बड़े बड़े मास्टर आर्टिस्ट हैं और वहाँ से गुज़रते हुए अलग अलग प्रांतों से उन आर्टिस्ट के काम जो कि जिनका इस आर्ट फील्ड में बहुत बड़ा नाम है, जेमिनी रॉय फ्रॉम बंगाल स्कूल, FN सूज़ा, MF हुसैन, जोगेन चौधरी, KG सुब्रमण्यम, लालू प्रसाद शाह, इन सभी के कामों से हम आगे बढ़ते हुए आज के कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट की तरफ आए हैं। ये पीछे जो आपको ये लिप्स विद विंग्स दिख रहे हैं, ये होंठ जो उड़ान भर रहे हैं, ये लिप्स हमारी नारी शक्ति का एक प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो नारी, आज की नारी चाहे जितनी भी मॉडर्न है, जितनी आधुनिक है, वो किसी ना किसी चीज़ के किसी बंधन में जकड़ी हुई है, तो वो उड़ना चाहती है। और शी शक्ति यही एक मिशन है, ये एक सोशियो आर्टिस्टिक वेंचर है जो कि मैंने खुद इसको बढ़ाया है। और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि हर नारी को, हर स्त्री को इसी तरह के उड़ान के लिए पंख मिलें जिससे वो आज़ाद होकर ऊपर आसमान को छू सके। वहीं दूसरी तरफ बंगाल के मुसव्विरों ने भी अपनी एक गैलरी को अपनी तख्लीक से आवेज़ा किया हुआ था। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा, पहले मेरे जो दिखाई दे रहे देवी के ऊपर, और देवी मतलब इधर मैंने जो दिखाया, मेरा जो थीम है नारी शक्ति के ऊपर है। जैसे नारी शक्ति हमारा ये समाज में बहुत ज़रूरी है, उसके शिक्षा भी ज़रूरी है ज़्यादा, क्योंकि मदर चाइल्ड को जैसे शिक्षा देते हैं, उसके बच्चों को जैसे शिक्षा देते हैं, इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और नीचे आप देखिएगा एक दिखाई देगा, एक बुल दिखाई देगा, वहाँ वो है हमारा डार्क साइड, जब मतलब स्पेजुरिस एंड सुपरस्टिशन है, जिसको हमको भगाना होगा। क्योंकि हमारा अंदर ये जितने भी रहेंगे उतना हम पीछे चले जाएंगे, हमको आगे बढ़ना है। इसलिए नारी शिक्षा बहुत ज़रूरी है और हम चाहेंगे ये मैसेज सबके पास आए। 2 सीरीज़ के यहाँ पर काम लाए हैं। हाँ, एक सीरीज़ है डंकी का एक सीरीज़ है, और दूसरा है प्ले। हाँ, प्ले से 4 ठो काम है मेरा, और डंकी की सीरीज़ से 2 ठो काम है। दोनों अलग अलग सीरीज़ के हैं। ख़वातीन मौजूदा दौर में हर मैदान में अपनी शिनाख्त कायम कर रही हैं, और चाहे वो अमली ज़िंदगी हो, अदब सहाफ़त हो या किसी भी तरह का फ़न पारा। ऐसे ही एक गैलरी में हम गए जहां ख़वातीन ने खुद अपनी एक जमात बनाई है और इस टीम ने भी अपने फ़न को आवाम के सामने पेश किया। जब हमने उनसे गुफ्तगू की तो उनके ख़यालात कुछ इस तरह से थे। इस ग्रुप में 5 लोग हैं हम लोग, सभी लोग फीमेल आर्टिस्ट हैं, जिसमें 3 पेंटर्स, एक स्कल्पटर और एक सेरामिक आर्टिस्ट है। ये ग्रुप हमने फॉर्म किया था करीब 2 साल पहले, और ये हमारी लॉन्चिंग अभी 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे पे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में हुई, जिसमें कि हमारा इंट्रोडक्शन था वो। उसमें हमने करीब 80 से ज़्यादा फीमेल आर्टिस्टों के हमने ग्रुप शो किए। वो हमारा एक फ़र्स्ट इवेंट था जिसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया था, और ये जो इवेंट है ये हमारा पहला ग्रुप शो है, इसलिए इसका नाम हमने रखा है प्रथमा। इस बार यूनिटी सब्जेक्ट को लेके मैंने काम किया है। जैसे आप ये देख रहे हैं, कई सारा इसमें मैंने यूनिटी को लेके एक क्रैकल ग्लेज को भी इसमें यूज़ किया है, और कई सारे जो वर्क हैं जिसमें कई सारी फायरिंग है, जैसे लस्टर फायरिंग, वुड फायरिंग,
और ओबारा फायरिंग, ये सारे मैंने इसमें यूज़ किए हुए हैं। मैं करीब 12 साल से पेंटिंग कर रही हूँ और ये फ़र्स्ट टाइम ये ग्रुप एग्जीबिशन में एग्जिबिट करने का मौका मिला मुझे। ये जो पीछे पेंटिंग आप मेरे देख रहे हैं ये मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसमें मैंने ये ग्रे पार्ट जो है ये सोसाइटी को डिपिक्ट करता है जो हमें सब कुछ करने से रोकता है या फिर हमें नीचे खींचता है, लेकिन उसके एक फ़ीमेल के अपने भी कुछ सपने हैं, अपनी कुछ ड्रीम्स है जो मैंने वो कलर्स में, बोल्ड कलर्स में दिखाने की कोशिश की है, जो हमेशा ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। मैं काफ़ी सालों से आर्ट के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। बेसिकली ज़्यादा मैं सोसाइटी और हमारे नेचर्स और हमारे जो बेसिक सिचुएशंस हैं सोसाइटी के, उसके ऊपर मैं काम करती हूँ। मैं आज के दौर में सोसाइटी में क्या चल रहा है उस पर भी काम करती हूँ, और उसके अलावा मैं अभी जो प्रेजेंटली मैं काम कर रही हूँ वो नेचर ह्यूमंस को कनेक्ट करती हूँ कि नेचर और ह्यूमंस ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। इसी इमारत में एक और फनकार अपनी पेंटिंग के साथ मौजूद थे। उन्होंने मोहब्बत करने वाले आशिको माशूक की कैफियत को बहुत खूबसूरती के साथ कैनवस पे उतारा है। जब हमने उनसे इसके बाबत बात की तो उन्होंने ये कहा, मेरा पेंटिंग में आपने देखा होगा बहुत सारा नारी और पुरुष दोनों ही है। नारी कुछ सोच रहे हैं, कभी वो सोच रहा है, कभी वो अपने लवर से मिलने के लिए बहुत बेचैन है, कभी वो दुखी है, कभी वो बहुत खुशी है। तो ये सब है, मतलब मेरा हर एक पेंटिंग में सेलिब्रेशन ऑफ लव, लेकिन वो लव का भी कोई स्टेजेस होता है। लव हमेशा तो सुखदायक नहीं होता, कभी कभी वो दुख भी लाता है, कभी बेचैनी भी लाता है। वो सारा स्टेज हमने मेरा पेंटिंग में मेरा फीमेल फिगर से दिखाया। तो नाजरीन, देखा आपने किस तरह ख़वातीन अपनी मौजूदगी का हर मैदान में एहसास दिला रही हैं। वो शख्सियत जिसे उर्दू दुनिया जमील जालबी के नाम से जानती है, उन्होंने इस दारे फ़ानी को अलविदा कहकर महबूब हकीकी से जा मिले, जिससे पूरी दुनिया उनके गम से सोगवार है। उर्दू के सीनियर अदीब, नक्काद, माहिर लिसानियात, अदबी मौर्रिख और दानिश्वर डॉक्टर जमील जालबी 18 अप्रैल 2019 को अपने महबूब हकीकी से जा मिले। उनकी मौत से उर्दू की आलमी दुनिया सोगवार है। जब डॉक्टर जमील जालबी के इंतकाल की खबर आई तो उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात मुज़महिल हो गईं, उदास हो गईं, गमगीन हो गईं, उनकी आंखें नमनाक हो गईं कि उनके जो छोड़े हुए काम हैं उनको अब आगे कौन बढ़ाएगा। अगरचे उनकी 40 से 50 किताबें हैं जो तहक़ीक़ी और तनक़ीदी नौइयत की हैं, तर्जुमे के हवाले से हैं, बच्चों के हवाले से हैं, लेकिन अगर इन सब को आप मिन्हा भी कर दें तो सिर्फ़ तारीख़ अदब उर्दू का जो काम है उनका 4-6 जिल्दों में, वो काम ही अपने आप में इतना मुस्तहकम, इतना मज़बूत है कि आप किसी भी अदब पर, अदीब पर जब किसी पहलू से भी गुफ्तगू करना चाहें तो तारीख़ अदब उर्दू के मुसन्निफ़ या मुअल्लिफ़ डॉक्टर जमील जालबी को आप फरामोश कर ही नहीं सकते। डॉक्टर जमील जालबी 12 जून 1929 को अलीगढ़ में पैदा हुए। उनका असल नाम मोहम्मद जमील खान था। उनके आबा व अजदाद 18वीं सदी ईस्वी में सवात से हिजरत करके हिंदुस्तान आबाद हुए थे। उन्होंने 1943 में सहारनपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। 1945 में मेरठ कॉलेज से इंटर और 1945 में बीए की डिग्री हासिल की। तक़सीम हिंद के बाद 1947 में डॉक्टर जमील जालबी और उनके भाई अकील अहमद पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। डॉक्टर जमील जालबी के वालिद हिंदुस्तान से दोनों भाइयों के खर्च के लिए रकम भेजते रहे। 1972 में वो डॉक्टरेट की डिग्री से सरफराज हुए। 1978 में उन्होंने मसनवी कदम राव पर डीलिट की डिग्री हासिल की। मुझे कोई अगर कहे कि डॉक्टर जमील जालबी को आप किसी एक जुमले में समेटना चाहें, उनकी शख्सियत के हवाले से कोई बात कहना चाहें, तो हम तो सिर्फ़ यही एक बात कह सकते हैं कि जो इदारों को करना चाहिए था वो डॉक्टर जमील जालबी के अकेले इरादों ने पूरा कर दिया है। यही एक जुमला है जो उनकी पूरी शख्सियत और उनके पूरे इल्मी और अदबी जो फुतूहात हैं उसके हवाले से आप कह सकते हैं।
1983 में कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए। 1987 में मुक़्तदरा कौमी ज़बान जो मौजूदा दौर में इदारा फ़रोग़ कौमी ज़बान है के चेयरमैन बने। 1990 ता 1997 तक वो उर्दू लुगत बोर्ड के सरबराह भी रहे। डॉक्टर जमील जालवी जहाँ उनकी क़यामगाह है, जहाँ वो रहते हैं, और उसके आगे से कम 5-7 मील की जो सड़क है, उसका पूरा नाम ही हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर जमील जालवी रोड रख दिया है। और रिक्शे वाले को या किसी आप ऑटो को कहें या टैक्सी वाले को कहें तो वो बाज़ाब्ता उस सड़क को जानता है, वो वहाँ तक पहुँचा देता है। मैंने उनसे वक्त लिया था, मैं उनके पास हाजिर हुआ। उसकी एक वजह तो ये थी कि उनसे न्याज हासिल करना था, दूसरे ये थी कि जो किताब दिल्ली उर्दू अखबार जो 1857 का पूरा दस्तावेज़ है, जब शाया हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू से, तो मैं उनकी खिदमत में उसे पेश करने गया था और बहुत वो खुश हुए देख के, कहने साहब ये तो नादिर व नायाब चीज़ थी जिसको आप लोगों ने शोबा उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको शाया कर दिया है। उनको हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए बहुत से एजाज़ात से नवाजा। 89 साला ज़िंदगी में डॉक्टर जमील जालवी ने वो कारहाय नुमाया अंजाम दिया है जिसे रहती उर्दू दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकती। तो नाजरीन, हम भी अपनी डीडी उर्दू की पूरी टीम की तरफ से डॉक्टर जमील जालवी को खिराज अकीदत पेश करते हैं। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है हमें लिखना ना भूलें। हमारा ईमेल आईडी है ddurdufeedback@gmail.com। जी हाँ, ddurdufeedback@gmail.com। इसके साथ ही आप हमसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं, हमसे अपनी बात शेयर कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो नाजरीन, इस उम्मीद के साथ कि अगली कड़ी में किसी और मंजर और उसके पस मंजर को लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए रेखा को दीजिए इजाज़त। आदाब।